सो एंडोक्राइन की सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट है। शुरू करते हैं एल्डोस्टेरॉन एस्केप से। सो एक्चुअली होता क्या है, जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है ना, तो किडनी के डीसीटी में इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जब ये डीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो मतलब ब्लड में लेवल बढ़ रहा है, ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज कर जाता है। अब जब सोडियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो सोडियम के साथ साथ सोडियम अकेला नहीं जाता। सोडियम कहीं भी, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है कि सोडियम जहाँ भी जाएगा वो साथ में पानी को लेकर जाएगा, ठीक है। वाटर भी साथ साथ फॉलो करेगा। तो जैसे ये लंग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट को। अब सोडियम अगर ब्लड में जा रहा है, मतलब ईसीएफ में जा रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि वाटर भी साथ में आ रहा है। अब ब्लड वेसल्स में ज़्यादा वाटर हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन एस्केप बेसिकली क्या है कि बॉडी प्रिवेंट करती है कि सोडियम और वाटर रिटेन ना हो जाए कहीं। बेसिकली जब एल्डोस्टेरॉन के लेवल्स हाई हो रहे थे तो सोडियम और वाटर का लेवल ब्लड में बढ़ रहा था। अब बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करेगा कि कहीं ये जो ज़्यादा सोडियम और वाटर हैं वो अक्यूमुलेट ना हो जाए। चाहे एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता रहे, उससे ये कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, बस ये इसके रिटेंशन को रोकेगा। क्यों होना ज़रूरी है इस प्रोसेस का, ये फिनोमेना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एल्डोस्टेरॉन वैसे तो ना सोडियम रिटेनिंग हार्मोन नहीं है, पर फिर भी लॉन्ग टर्म में एडेमा या फिर ऐसी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए, फ्लूइड एक्यूमुलेशन वैसे तो होता नहीं है, बट फिर भी ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म एक तरह से चल रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। So aldosterone escapes a protective homeostatic mechanism that limits excess volume expansion. एक्सपेंशन को क्यों लिमिट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा बीपी ना बढ़ जाए। सो एक्सपेंशन ऑफ ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड लीड्स टू माइल्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। पर ऐसा होता है नहीं, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ने लगती है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जैसे कि एल्डोस्टेरॉन एस्केप ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फर्दर सोडियम के रिटेंशन को प्रिवेंट करते हैं। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग से एल्डोस्टेरॉन के लेवल्स हाई थे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक, ऐसा नहीं थोड़े टाइम के लिए हाई हुए, कुछ चलते आ रहे थे हाई लेवल्स। कैसी कंडीशंस में होता है, जैसे ये प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, इस कंडीशन में हो सकता है कि लेवल बढ़ जाए। इनिशियली क्या होगा कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा डीसीटी से। अब जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो वो ब्लड में जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, पर वॉल्यूम बढ़ने से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को ये रोक रहा है मैकेनिज्म। It is an important mechanism, और इंक्रीज जो आर्टीरियल प्रेशर है दैट लीड्स टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बाय किडनीज। मतलब सोडियम के एक्यूमुलेशन को हमने बेसिकली प्रिवेंट करना है। सो नेट्रीयूरेसिस, मतलब सोडियम को जब प्रेशर बढ़ता है ना तो एक और मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर हाई प्रेशर है तो नेट्रीयूरेसिस हो जाएगा, मतलब नेट्रियम इज यूज फॉर सोडियम, यूरेसिस मतलब यूरिन में निकलना। इंक्रीज्ड है प्रेशर आर्टरीज का तो इंक्रीज होगा सोडियम का एक्सक्रीशन बाय किडनीज। तो किडनीज यूरिन में सोडियम को निकाल देंगी ताकि ज़्यादा सोडियम का एक्यूमुलेशन ना हो। ज़्यादा होना भी सोडियम का हार्मफुल है और हाइपोनेट्रीमिया भी हार्मफुल है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली जब प्रेशर बढ़ रहा है, किडनी में बहुत तेज़ फ्लो से ब्लड आ रहा है, बीपी ज़्यादा है, तो उस हाई प्रेशर की वजह से ही ना सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या करता है, यूरिन से ही निकल जाता है। सो इस प्रेशर से जो सोडियम निकलता है दैट इज़
रिलीज ऑफ सोडियम इन यूरिन वाया प्रेशर, तो प्रेशर नेट्रियूरेसिस। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ हायर रीनल परफ्यूजन। रीनल किडनी के लिए यूज होता है, परफ्यूजन होता है ब्लड सप्लाई। तो किडनी पे जब ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा है तो बेसिकली एक टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है, प्रेशर मेंटेन हो रहा है, जिससे कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो गया पीसीडी के अंदर। और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो एक्सपैंडेड ईसीएफ वॉल्यूम है जो इंक्रीज हुई थी, ये क्या करेगी, ईसीएफ जैसे ही इंक्रीज होता है ना, ईसीएफ में इंक्रीज होने से रेनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, लीड्स टू डिक्रीज्ड रेनिन सिक्रीशन। तो रेनिन का रिलीज हमें पता है कब होता है, जब बॉडी में बीपी लो हो या फिर वॉल्यूम कम हो, तो उसको इंक्रीज करने के लिए। बट यहाँ तो अब उसका काम नहीं है, इसलिए उसके रिलीज को रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब रेनिन का रिलीज इसलिए रुक जाएगा क्योंकि बॉडी नहीं चाहती ना कि एक्सेस बीपी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो रेनिन के सिक्रीशन को रोका जाएगा। अब रेनिन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो फर्दर एंजियोटेंसिन 2 के भी लेवल्स कम हो जाएंगे, जिससे ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, ताकि ट्यूब्यूल्स से पीसीडी डीसीटी से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाए, इसलिए एंजियोटेंसिन 2 को भी डिक्रीज करवाना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी ब्लड में ज़्यादा है ना, हाइपर नेट्री में थोड़ा करवाना है। सो बेसिकली हम दो चीज़ें प्रिवेंट कर रहे थे, एक तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड में बीपी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और सोडियम का कंटेंट ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर को हम बॉडी नहीं चाहती कि और ज़्यादा हो जाए और हाइपरटेंशन वगैरह इंक्रीज़ हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन ना हो। तो वो प्रिवेंट करने के लिए रेनिन को सप्रेस कर दिया जाता है, और सोडियम ज़्यादा ना हो ये प्रिवेंट करने के लिए इसको एंजियोटेंसिन 2 कैसे एक्टिवेट हो रहा है, रेनिन के सिक्रीशन के बाद। और एक और क्या होता है, एएनपी का रिलीज, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये कहाँ से निकलता है, हार्ट के सेल्स से, है ना। और क्यों रिलीज होता है, कभी रिलीज होता है, जब ना स्ट्रेच हो रहा है एट्रिया में, ड्यू टू एट्रियल स्ट्रेच, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से एट्रिया पर एक स्ट्रेच काइंड ऑफ पड़ रहा है। सो इसे समझने के लिए लेट्स अज्यूम कि हमारी बॉडी एक बिल्डिंग है और एल्डोस्टेरॉन ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड लोग इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वहाँ पे मेन एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, रश हो गया है, इस वजह से वहाँ के प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट की वॉल्स पर, वहाँ की दीवारों पर प्रेशर पड़ रहा है कि इतने लोग हो गए हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रही जगह उतने लोगों को। तो उससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। बेसिकली एएनपी का बढ़ जाना ना, एक तरह से समझ लो कि ये फायर अलार्म है। ठीक है, ताकि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो, उसको प्रिवेंट कर रहा है ये फायर अलार्म, एएनपी है। अब जैसे ही हार्ट अलार्म हो जाता है, अपना एएनपी के थ्रू एएनपी रिलीज़ कर देता है, और ये अलार्म का सिग्नल कहाँ तक जाएगा, किडनी तक जाएगा, ठीक है। तो किडनी में ये क्या कर रहा है, जीएफआर को इंक्रीज कर रहा है और प्रमोट कर रहा है क्या, सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन। और फर्दर जैसे मान लो कि फायर अलार्म बजा, तो इसके बाद जितने लोग थे उनको इमरजेंसी एग्जिट से भेज दिया गया। ये तो क्या था, जो ऑलरेडी वहाँ पे बिल्डिंग में लोग थे, सोडियम और वाटर, इनको इमरजेंसी एग्जिट से भेज रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, फर्दर जो लोग हैं उनका आना, मेन गेट को क्लोज कर रहे हैं, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो अंदर और लोग नहीं आ पाएंगे।
कि बाय चांस कोई और या फिर सोडियम ब्लड में ना आ जाए। और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, इट इनहिबिट्स रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन। सो इससे फर्दर क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन का एक्शन, एल्डोस्टेरॉन जो भीड़ इकट्ठी कर रहा था वहाँ पे मेन एरिया या फिर ब्लड में, अब वो कम हो रही है। सो रेनिन को ऐसा समझ लो कि ये एल्डोस्टेरॉन का असिस्टेंट है। बेसिकली ये जो बिल्डिंग या फिर मॉल है वहाँ पे वो और लोगों को एक लेके आते जा रहे थे, इसके थ्रू ये जो पैम्फलेट वगैरह या फिर बांट रहे थे कि आओ और लोगों आओ, एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा है, मतलब प्रमोटर्स ज़्यादा हैं, भीड़ लगाने वाले। तो भीड़ हो गई है ना, सोडियम रिटेन हो गया है, वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है क्योंकि वो जगह इतने ज़्यादा सब कुछ को हैंडल नहीं कर पा रही है। तो फाइनली लेट से आग लग जाती है, तो फायर अलार्म ANP बज रहा है। ANP अब नेट्री यूरेसिस होगा तो मतलब लोगों को जो एक्सेस वहाँ पे थे उन्हें भेजा जाएगा सिक्योरिटी एग्जिट गेट से, और फर्दर आने वाले लोगों को रोका जाएगा, मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। अब एल्डोस्टेरॉन इतना बेशर्म है, अंदर आग लगी है फिर भी उसे अपने प्रमोशन की बची हुई है, लगी हुई है, फिर भी वो लोगों को बुलाता जा रहा है, बट उसका एक्शन अभी होने नहीं दे रहा। ये नेट्री यूरेटिक मैकेनिज्म उसे रोक रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर लोगों का, अब लेट्स से सब वहाँ ठीक हो गया, आग रुक गई, तो फिर से वहाँ पे बैलेंस बन गया, मतलब काफ़ी लोग बाहर निकल गए थे और आ भी नहीं रहे, तो परफेक्टली अब हैंडल हो पा रहा सब कुछ, सोडियम बैलेंस बन गया। अब एस्केप, ये लोग जो एस्केप कर गए इमरजेंसी गेट से, उसकी वजह से देयर इज़ ओनली अ माइल्ड एंड लिमिटेड इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम एंड सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा डज नॉट अकर। इसकी वजह से एडिमा को होने को प्रिवेंट कर दिया ANP ने। तो एल्डोस्टेरॉन का जो इल इफेक्ट था उससे एस्केप मिल गया एक तरह से। तो BP में हो सकता थोड़ा सा एलिवेशन आए, बट बहुत ज़्यादा नहीं होएगा क्योंकि अब सोडियम का तो बैलेंस हो ही गया है, थोड़े बहुत ही लोग बचे हैं ना उधर, तो स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है अब। तो इनटेक और एक्सक्रीशन अब इक्वल हो गया है, चाहे एल्डोस्टेरॉन का लेवल हाई ही क्यों ना हो, क्योंकि बाहर निकल गए हैं कुछ लोग, एस्केप कर गए सोडियम। जैसे जो कॉन्स सिंड्रोम होता है ना, इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स सिंड्रोम जिसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, एल्डोस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा होते हैं, उनको एडिमा क्यों नहीं आता, ये रीज़न पूछा जा सकता है। और आंसर क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन एस्केप की वजह से। ये जो बेसिकली इमरजेंसी गेट खुला उसी ने सब कुछ ठीक कर दिया, और एडिमा को वहाँ पे ज़्यादा रश से होने वाली चीज़ों को, प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर दिया। सोडियम लोग हैं तो लोग अपना सामान भी साथ लाएंगे, तो वाटर भी साथ होगा, तो सोडियम और वाटर हमेशा साथ जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, एडिमा हो जाता है। पर अब यहाँ नहीं होगा। रिटेन तो थे बहुत लोग, सोडियम रिटेंशन तो बहुत था, पर कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, मतलब उससे एडिमा जैसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं हुई। बेसिकली हाइपरटेंशन हो जाती है इन पेशेंट्स में। ये जो कॉन सिंड्रोम वाले हैं ना, उसको प्रिवेंट नहीं कर पाया ये, क्योंकि वॉल्यूम तो अभी भी ज़्यादा ही है। एक ही गेट से कितने लोग निकलेंगे, फ्लूइड तो अक्यूमुलेशन, उनका सामान तो वहीं पड़ा रह गया ना। फ्लूइड को रिलेट करो, वो जो पेशेंट, जो लोग सामान लाए थे उससे, या फिर उनके हाथ में कैरी बैग्स थे, वो अब इतनी इमरजेंसी थी उनको वहीं छोड़ के जाना पड़ा, उसका एक्यूमुलेशन हो गया, तो मैसिव वहाँ पे हाइपरटेंशन हो जाता है इस वजह से। सो ANP के ये इमरजेंसी डोर के खुलने से क्या प्रिवेंट हुआ, एडिमा प्रिवेंट हुआ, बट नॉट हाइपरटेंशन। सोडियम का रिटेंशन नहीं था, ठीक है,
हाइपरटेंशन है और क्या है साथ में, हाइपोकैलीमिया, ब्लड में पोटेशियम लेवल्स लो हैं। मैसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं है, बस हाइपोकैलीमिया हो रहा है, लो पोटेशियम लेवल्स। और ऐसे लो पोटेशियम लेवल्स कौन से डिजीज़ में हो रहे थे, एडिसन्स में, है ना। जहाँ मैंने बताया था एडिशन ऑफ पोटेशियम। सो पोटेशियम के लेवल्स लो और कहाँ हो रहे थे, कशिंग सिंड्रोम में भी पोटेशियम के लेवल्स लो हो रहे थे, है ना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे आते हैं। जो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब जैसे एड्रीनल ग्लैंड में हमें पता है ज़्यादा कोई चीज़ कब होती है, जब या तो कैंसरस कोई चीज़ हो रही है। एडेनोमा में फ्रीक्वेंटली हाई देखे जाते हैं ना लेवल्स, एड्रीनल ग्लैंड का एडेनोमा, जिससे एक्सेस एल्डोस्टेरॉन का प्रोड्यूस होगा, तो एस्केप फिनोमेना एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड ओवरलोड फिर भी बच जाता है और एडीमा इस वजह से नहीं होता। पर हाइपरटेंशन को ये बचा नहीं पाता क्योंकि वैस्कुलर टोन ज़्यादा है, लोगों का सामान छूट गया, एग्जिट से लोग तो निकल गए पर सामान छूट गया, हाइपरटेंशन इज स्टिल देयर। और एडीमा एब्सेंट होता है, ये तो हमने देख लिया क्यों, क्योंकि इफेक्टिव नेट्रियूरेसिस, ज़्यादा सोडियम को निकाल दिया जाता है उस गेट से। पॉलीयूरिया, ज़्यादा यूरिन होगा ना क्योंकि सोडियम को निकालना है, फटीग होगा। ब्लड में पोटेशियम के लेवल्स, हाइपोकैलीमिया हो जाता है, लेवल्स लो हो जाते हैं। पर हाइपरटेंशन भी है, हाई बीपी लेवल्स। इन पैथोलॉजिकल स्टेट्स जैसे हार्ट फेलियर, लिवर सिरहोसिस, एल्डोस्टेरॉन एस्केप कई बार काम नहीं करता, जिसकी वजह से चाहे नेट्रीयूरेटिक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए या फिर सर्कुलेटरी वॉल्यूम ही थोड़ी बहुत रिड्यूस की ना हो जाए, पर एडीमा फॉर्म हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि एडीमा वैसे तो जनरली इसमें एब्सेंट होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, पर कुछ केसेस, सिवियर केसेस, जैसे कि अगर किसी का हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा, हार्ट फेलियर है, तो मतलब ANP रिलीज इज डिस्टर्ब्ड, हार्ट फेलियर और लिवर सिरहोसिस, ऐसे पेशेंट्स जिनमें लिवर सिरहोसिस या हार्ट फेलियर है, तो उनमें क्या होगा, एडीमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे तो नहीं होता, बट इन स्पेशल केसेस में एडीमा फॉर्मेशन हो जाएगा। कब, हार्ट फेलियर और लिवर सिरहोसिस में। तो इससे पता लगता है कि ANP कितना ज़रूरी है, डोमिनेंस ऑफ रीनल प्रेशर नेट्रीयूरेसिस एंड ANP रिलीज, नेट्रीयूरेसिस करवाना और ANP का रिलीज़ करवाना लॉन्ग टर्म फ्लूइड बैलेंस और रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोडियम रिटेनिंग इफेक्ट्स को ओवरकम कर लेता है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे एल्डोस्टेरॉन के वो नहीं होंगे। अब है टॉपिक प्रोलैक्टिन और लैक्टेशनल कंट्रोल। प्रोलैक्टिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, secreted by the lactotroph cells या acidophil cells of the anterior pituitary. Let me know in the comments acidophil cells और क्या secrete कर रहे थे, if you remember. अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, लैक्टोज मिल्क शुगर को कहते हैं ना, तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है और ये पार्चुरेशन के बाद मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। वैसे तो ज़्यादातर जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, उनका जो टारगेट ऑर्गन था ना, वो तो जनरली एंडोक्राइन नहीं होता, पर यहाँ पर अलग है। ये जो ब्रेस्ट इसका टारगेट ऑर्गन है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि उसी से ही मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा। सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होती है, हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है,
प्रोलैक्टिन का कब सिक्रीट होना है और कैसे सिक्रीट होना है? इट इज़ अंडर इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ताकि वेस्ट ना हो मिल्क, इसलिए इनहिबिट कर देता है हाइपोथैलेमस जब सकलिंग इफेक्ट हो गया उसके बाद। अब जो डोपामीन है ना, डोपामीन आपने सुना होगा, हम जब खुश होते हैं तब भी निकलता है। ये भी ना प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है और इट इज़ द प्रिंसिपल इनहिबिटरी फैक्टर एंड कंटिन्यूसली सप्रेसेस प्रोलैक्टिन का रिलीज। ठीक है, हाइपोथैलेमिक डोपामीन जब रिलीज इसका कम रह जाए ना, तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इंक्रीज होना है। अगर प्रोलैक्टिन को सिक्रीट होना है तो पहले हाइपोथैलेमस को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी कि अपने डोपामीन के रिलीज को तुम डिक्रीज करो ताकि रिलीज हो पाए क्या ये प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को रिलीज करने वाले फैक्टर्स जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन, ये करते हैं प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट। तो अब तक हमने देखा प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन पे स्टिमुलेटिंग रोल किसका है, 3 चीज़ों का। पहले तो हो गया TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सेरोटोनिन और एस्ट्रोजन। अब इनहिबिटरी रोल किसका था? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन नोन एज डोपामिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन का रेगुलेशन देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पॉजिटिव रोल किसका है? TRH, थायरोट्रोपोनिन रिलीजिंग हार्मोन होती है, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन और इनहिबिटरी रोल PIH का, ताकि ये ज़्यादा भी रिलीज़ ना हो पाए, वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इसका भी होना, नेगेटिव मैकेनिज्म का होना भी, इनहिबिशन का भी होना ज़रूरी है। न्यूरोजेनिक कंट्रोल, ब्रेन का रेगुलेशन तो देख लिया हमने। जैसे सकलिंग होती है, बच्चा सक करेगा निपल को, तो मोस्ट पावरफुल फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस होता है ये फॉर प्रोलैक्टिन का रिलीज। इसी से पता लगता है बॉडी को कि कब प्रोलैक्टिन का रिलीज करना है। तो ये एक तरह के सेंसरी इम्पल्सेस हैं, ये निपल से स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करके सीधा ये फिर हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाते हैं सिग्नल्स या इम्पल्सेस। दे रीच द हाइपोथैलेमस पासिंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। और अब ब्रेन को पता लग जाता है कि हमें डोपामीन का रिलीज़ कम करना है ताकि ढंग से प्रोलैक्टिन का रिलीज़ इंक्रीज हो पाए, क्योंकि ये उसके रिलीज़ को रिड्यूस कर रहा था पहले। तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन अब कहाँ से होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के एसिडोफिल सेल्स से। तो क्या हुआ फाइनली, सकलिंग के बाद डोपामीन रिलीज को कम करना पड़ा ताकि प्रोलैक्टिन का ढंग से सिक्रीशन हो जाए और मिल्क प्रोडक्शन अब हो पाए। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, तो लैक्टोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। प्रोलैक्टिन का प्राइमरी फंक्शन है मिल्क सिंथेसिस करवाना, किससे? एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड की हमें एनाटॉमी तो बताइए कि इसमें एल्वियोलाई सेल्स होते हैं, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, जो कि मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं। इनके ल्यूमन में बेसिकली मिल्क स्टोर रहता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इसको स्टिमुलेट कौन करवा रहा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, और प्रोलैक्टिन साथ ही साथ क्या करेगा? मिल्क के प्रोडक्शन को, मिल्क के प्रोटीन्स, लैक्टोज शुगर और लिपिड्स, जो कि मिल्क के फॉर्मेशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मिल्क के, उनकी प्रोडक्शन को भी प्रमोट करेगा। जैसे इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज होता है और लिपिड्स।
मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, प्रोलैक्टिन के साथ 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 में किसका रोल था? एस्ट्रोजन का भी रोल था, फीमेल्स में ज़्यादा लेवल होते हैं ना। और किसका रोल था? प्रोजेस्टेरॉन का रोल है, ग्रोथ हार्मोन का भी यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। साथ ही साथ इंसुलिन, ये मिलके क्या करा रहे हैं? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ है तो ग्रोथ हार्मोन का तो होगा ही रोल। एस्ट्रोजन का तो हमें बताइए ऑलरेडी स्टिमुलेटरी इफेक्ट था। अब क्या याद रखना है यहाँ पे? प्रोजेस्टेरॉन आ गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जनरली साथ ही आते हैं ना, तो ये भी याद हो जाएगा। एक इंसुलिन यहाँ पे और याद रख लो। बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होना होता है, ताकि जस्ट आफ्टर बीइंग बॉर्न बेबी मिल्क कंज्यूम कर पाए ढंग से। लैक्टेशन मेंटेन कैसे हो रही है? प्रोलैक्टिन एसेंशियल है फॉर कंटिन्यूड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कंटिन्यूस सक्लिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि प्रोलैक्टिन के लेवल सही से मेंटेन रहे और ये सिक्रीट होता रहे एंड और लैक्टेशन सस्टेन रहे। नर्वस और हार्मोनल, तो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होता है लैक्टेशन में। हार्मोनल और मैकेनिकल फैक्टर्स हैं। अब सक्लिंग से क्या स्टिमुलेट होता है? मैकेनो रिसेप्टर्स। निपल के अंदर कुछ मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फर्दर इम्पल्स सेंड करेंगे स्पाइन को, वहाँ से हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएंगे, ठीक है। सो ये देख रहे हैं हम प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स कैसे होता है। तो ये तो हमें पता ही है, डोपामीन का सिक्रीशन अब कम हो जाएगा ताकि प्रोलैक्टिन निकल सके और मिल्क सिंथेसिस एल्वियुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू से हो जाएगा। मिल्क का अब बेसिकली पाथवे देखते हैं कैसे ये निकलता है। मिल्क इजेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को और किस नाम से बोलते हैं? लव हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हमने पहले भी सुना हुआ है कि ये क्या करवाता है? जब पार्चुरेशन हो रही होती है तो पार्चुरेशन में जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम है उसको करवाने में भी ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। और कई बार नेचुरल डिलीवरी को इंड्यूस करवाने के लिए इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है, 1 ml ऑक्सीटोसिन टू इंड्यूस लेबर। और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? ये करा रहा है कॉन्ट्रैक्शन मायो मसल एपिथेलियल सेल्स की, जो कि एल्वियोलाई सेल्स को सराउंड करते हैं। तो ब्रेस्ट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ये सेल्स और सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट। तो मायो एपिथेलियल सेल्स, ये जो एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो सपोज करो किसी बलून में पानी भरा हुआ, उसको आपने प्रेस कर दिया तो वो निकल जाएगा। तो ऐसे ही उसको प्रेस किया तो मिल्क भी अब निकल रहा है डक्ट से। तो पूरा ये डक्ट के थ्रू होता है सिस्टम, है ना। और निपल से फाइनली वो निकल जाएगा। तो सक्लिंग हाइपोथैलेमस के सिग्नल से ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ, मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे उसमें जो मिल्क भरा हुआ था वो डक्ट्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन में भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वो प्रोटीन्स वगैरह वो सब बनवा रहा था, हेल्प कर रहा था उसको। और ऑक्सीटोसिन मेनली मिल्क इजेक्शन में बन तो गया, अब उसको बाहर भी तो निकलवाना है ना ताकि पहुंच सके बेबी तक। तो मिल्क इजेक्शन, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन फॉर मिल्क इजेक्शन। प्रोलैक्टिन क्या करा रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प। और प्रोलैक्टिन अगर कम है या फेल्ड सेक्रीशन है तो डिसरप्शन हो जाएगी हाइपोथैलेमिक डोपामीन इनहिबिशन की। मतलब कैसे हो रहा है ये कि प्रोलैक्टिन का लेवल कब हो सकता है? जब हाइपोथैलेमस ही डोपामीन के रिलीज को इनहिबिट ना कर पाए, जिससे लैक्टेशन नहीं हो पाएगी। मतलब डोपामीन हाइपोथैलेमस से निकलता रहे डिस्पाइट ऑफ की सक्लिंग रिफ्लेक्स चल रहा है, तो डोपामीन इसको इनहिबिट कर देगा, इस वजह से लैक्टेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉपर सक्लिंग इंपॉर्टेंट होती है तो प्रोलैक्टिन के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन को सस्टेन रखने के लिए। तो जैसे प्रॉपर लैक्टेशन अगर कई बार नहीं हो, प्रॉपर सक्लिंग कब नहीं हो पाती? जैसे कि एनाटॉमी में हमने पढ़ा है,
एंकिलोग्लॉसिया जो केस होता है, टंग यहाँ पे जुड़ी होती है, वो ढंग से सक नहीं कर पाता बच्चा, तो टंग की मूवमेंट ढंग से नहीं हो पाई तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन भी ढंग से नहीं हो पाएगा। और शीहान सिंड्रोम में भी हमने देखा था कि सिक्रीशन ढंग से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही मदर। हाइपर प्रोलैक्टीमिया, प्रोलैक्टिन अगर सिक्रीशन ज़्यादा ही हो जाए कि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में कार्सिनोमा है, एडिनोमा है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, या ड्रग इंड्यूस कॉजेज। डोपामीन के जो ऑपोजिट एक्ट करती है ना, एंटागोनिस्टिक होती हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ, कई बार ऐसे दवाइयों के पीछे लिखा होता है शुड नॉट बी रिकमेंड टेकन बाय लैक्टेटिंग मदर्स, को कुछ दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, अगर वो ले ली ड्यूरिंग लैक्टेशन तो भी ज़्यादा सिक्रीशन हो पाता है। या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डोपामीन को ही रोक रही हैं बिल्कुल, तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। तो डोपामीन अगर जैसे नॉर्मली तो सिर्फ सक्टिंग के टाइम पे रुकना चाहिए, पर अगर वैसे रुक रहा है तो बॉडी को लगता रहेगा कि अब सक्लिंग का रिफ्लेक्स सूडो चलने लग जाएगा, तो मतलब ये रिलीज़ कम होता जा रहा है इसका रिलीज़, क्योंकि दवाई की वजह से। पर बॉडी को क्यों लगेगा कम क्यों हो रहा है, क्योंकि सक्लिंग एक्शन हो रहा है, बट असल में हो नहीं रहा, जिस वजह से बॉडी प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करती रहेगी। तो इनअप्रोप्रिएटली ज़्यादा गैलेक्टोरिया, मतलब गैलेक्टोज जैसे मिल्क सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ता रहेगा, एमेनोरिया होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, डिक्रीज लिबिडो ड्यू टू सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन सिक्रीशन, गोनाडोट्रोफिन के सिक्रीशन को सप्रेस कर दिया गया, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इस वजह से ब्रेस्ट मिल्क बिना प्रेगनेंसी के भी निकल जाता है, उसी को गैलेक्टोरिया कहते हैं, इनअप्रोप्रिएट कंडीशन में मिल्क का सिक्रीशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि कई बार हाई डोपामीन नहीं होता, मतलब डोपामीन के लेवल इनहिबिट रहते हैं, तो प्रोलैक्टिन बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में जो GnRH है ना, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। GnRH कम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो गोनाडोट्रोफिन जो LH और FSH है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा रोल था, तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मतलब अब जैसे फर्टिलाइजेशन में दिक्कत हो जाएगी ना अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो। अब अगर प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोलैक्टिन तो वैसे रेयर होती है, बट मे रिजल्ट इन फेलियर ऑफ लैक्टेशन। क्या होगा अगर कम है तो लैक्टेशन हो ही नहीं पाएगी, जैसे शीहान सिंड्रोम में हो रहा था। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज़ एंडोक्राइन एक्सेस। ये बेसिकली क्या है, फंक्शनल इंटीग्रेशन है हार्मोनल सिस्टम्स में। सो फंक्शनल इंटीग्रेशन है हार्मोनल सिस्टम्स में, जिसमें हाइपोथैलेमस को आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हाईएस्ट अथॉरिटी, और ये भी हाइपोथैलेमस यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है और सुप्रीम कोर्ट जैसे कि ऑर्डर्स पास करता है, जिससे पूरी कंट्री या फिर बॉडी रेगुलेट हो पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट तक, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जैसे ही कोई ऑर्डर चला गया तो वहाँ पे चेक किया जाएगा, और फिर वहाँ पे नोटिस इशू हो गए कि आगे फर्दर क्या एक्शन होना है वो होगा, ठीक है। अब जो पॉलिसीज़ या फिर कुछ भी बनेगा वो अब इसका ग्राउंड लेवल पे इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो ये फर्दर अब अपनी टारगेट जगह पे जाएगा। तो फर्दर ये अपने ग्लैंड्स पे चला गया, कोई ऑर्डर आया यहाँ पर यहाँ तक, और फिर इसने फर्दर उसे नॉर्मल लोगों पे अप्लाई करा, तो अब इसका बेसिकली इंटीग्रेशन हो गया, एक्शन हो गया।
तो अब वहाँ से लेट्स से कोई ऑर्डर आया है, तो अब यहाँ पर फॉलो होना पड़ेगा, रेगुलेट होना पड़ेगा, और ये सब के बीच में कोऑर्डिनेशन है, हायरार्की है बेसिकली, है ना। पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, देन हाई कोर्ट, फिर वो जहाँ पर जिस पे इम्प्लीमेंट होना है उस जगह पर आएगा, तो टारगेट ऑर्गन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड तक। और वैसे ही हमें पता है फीडबैक सिस्टम भी होता है। तो कई बार अगर बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने लग जाएं, नेगेटिव फीडबैक मिले, तो क्या होता है, सप्रेशन होने लग जाता है, और वो लोग चाहते हैं कि वो ऑर्डर इनहिबिट हो, फिर उसको वापस ले लिया जाता है। तो बेसिकली सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है, और अगर वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा तभी कोई चीज़ को, ऑर्डर को ढंग से रेगुलेट करना है, प्रोसेस कुछ करवाना है, तो वो ढंग से हो पाएगा तभी। तो हायरार्कियल कंट्रोल भी है और नेगेटिव फीडबैक भी है जो लोगों का। इससे इंश्योर हो पाता है कि प्रिसाइज पूरा देश ढंग से चल पाए, बैलेंस मेंटेन हो पाए। तो मेजर एंडोक्राइन एक्सेस या हायरार्की में क्या आता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो फिक्स्ड है, पर उन्हें कोई पॉलिसी कहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है वो चेंज हो पाता है, वो चेंज होता रहता है ना। तो जैसे कुछ एक्सेस होती है जिसमें इनको एक्शन थायराइड पे लेना है, या फिर एड्रीनल ग्लैंड पे लेना है, या गोनाड्स पे, तो एचपी तो सेम रहेगा, ये टैग लग गया एक, मतलब या फिर चेंज हो गया। या फिर हम इसे ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली ये लोकल पुलिस स्टेशन हैं। तो पुलिस स्टेशन में जब कोई हाई कोर्ट से नोटिस आता है तो उन्हें फाइनली एक्शन लेना पड़ता है, और फिर वो फंक्शनल इंटीग्रेशन हो पाएगी, वो आम लोगों तक पहुंच पाएगा फैसला। तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक सिंगल यूनिट की तरह, जुडिशियल सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाइपोथैलेमस हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी या सेंटर है। ये सेक्रीट या रिलीज़ करता है अपने ऑर्डर्स को या फिर रिलीजिंग हार्मोन्स को, और इनहिबिट करता है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ सही ना लगे देश में होता हुआ तो वो उस एक्शन को कंट्रोल या इनहिबिट भी कर लेता है ना। तो वैसे ही इनहिबिट करता है उन हार्मोन्स को जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। कोई भी हाई कोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस इंसान को सप्रेस या इनहिबिट करने की कोशिश करता है। अब पिट्यूटरी के हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। अब वो उन्हें कुछ काम करवाना है तो वो पुलिस को नोटिस देंगे, जिसकी वजह से फाइनल हार्मोन्स एक्ट करेंगे टारगेट टिश्यूज़ पर। टारगेट कौन होते हैं? नॉर्मल लोग, हम लोग टारगेट हो रहे हैं, तो ये सब मिल के टारगेट किया जा रहा है। पर कई बार हो सकता है अच्छा भी हो। अब पेरिफेरल हार्मोन्स, नॉर्मल लोग नेगेटिव फीडबैक देंगे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पर, ये अपोज करेंगे उनको, और इसकी वजह से ऑपोजिशन की वजह से, ऑपोजिशन पार्टी या फिर ये सब होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाए, वरना उनकी मर्जी ही चलती रहेगी। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टारगेट टिश्यूज़। टारगेट टिश्यूज़ कौन है? हम हैं। तो टारगेट कौन होते हैं? नॉर्मल लोग। और नेगेटिव फीडबैक भी कौन देते हैं? नॉर्मल लोग, अगर कोई पॉलिसी पसंद ना आए तो। सो हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है, ये अब किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की एक्सेस किसके साथ? एड्रीनल ग्लैंड के साथ, HPA एक्सेस। हाइपोथैलेमस CRH का रिलीज़ करता है, जो कि फर्दर स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या रिलीज़ करवाने से? ACTH। अब ACTH जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके
कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को बढ़वाता है। तो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन कैसे हो रही है तो हमें बताइए, कॉर्टिसोल पे तो पूरी वीडियो हो चुकी है ना। तो हाइपोथैलेमस ने, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस ने कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन पता है ना हमें, वो जो 3 चीज़ें निकल रही थी उस जोन से। CRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स की ट्रॉफी करवाने वाला हार्मोन, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे उसने एक्ट किया और स्टिमुलेट किया सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। ACTH किसने रिलीज़ किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने, आपने रिलीज़ किया। पर आप में तो वैसे भी स्ट्रेस का माहौल है, तो ये भी याद रख लो, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जस्ट आफ्टर द रिसेंट जो भी हुआ, जिसने भी लीव करा। तो कॉर्टिसोल एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक ऑन बोथ कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक करेगा CRH और इस पर कि ज़्यादा इसका कॉर्टिसोल का रिलीज़ ना हो पाए और ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो, फिजियोलॉजिकल लिमिट में रहे, हर कोई अपनी लिमिट में रहे, मतलब ज़्यादा ऊपर ना हो जाए ना, ऐसा सबके लेवल को मेंटेन करेगा, या फिर सबको अपना लेवल मेंटेन करना होता है ये कह सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्टिसोल कर रहा है, तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे गया जिसने रिलीज़ करवाया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब कॉर्टिसोल का रिलीज़ होगा, कॉर्टिसोल फर्दर इनको इनहिबिट कर सकता है नेगेटिव फीडबैक देके। अब ये क्यों है? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये एक्सेस, अगर ये लिंक ना होता, कॉर्टिसोल का लेट से कोई कंट्रोल ही ना होता इन दोनों पर, ये एक्सेस ही ना होती अगर, तो दिक्कत की बात थी ना। तो वरना जो हमने देखे थे मेटाबॉलिज्म CVS पर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस हैं, वो हो ही ना पाते वरना, तो इसलिए ये लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं किस पर? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर। फीमेल्स में क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भी कई बार दे सकता है साइकिल जब चल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बीच में ही, ताकि LH सर्ज करवा सके, ताकि ईस्ट्रोजन बेसिकली नॉर्मली सेक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा मतलब वो कहेगा मेरे को अभी नहीं, इस लेवल पर नहीं, और सिक्रीट होना है, और सिक्रीशन करवा के LH का सर्च करवाना है, तभी हो पाएगा ये, तभी पॉसिबल है LH सर्च होना। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक ना देगा, एक्सेस का होना भी इसलिए ज़रूरी है। सो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यही होगी कि एक्सेस रेगुलेट कर रही है रिप्रोडक्शन के फंक्शंस, सेक्सुअल डेवलपमेंट, गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे भी तो यही हार्मोन्स का रोल होता है ना, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करेंगे। वैसे ही एक ग्रोथ हार्मोन की भी एक्सेस है, ग्रोथ हार्मोन भी नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये बेसिकली अब हम देख रहे हैं, हमने जितने भी हार्मोन्स किए हैं ना वो कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, ये मैंने साथ साथ बता दिया था, बट वैसे ही जस्ट रिविजन है। सो हाइपोथैलेमस सिक्रीट जो कर रहा था GnRH और सोमैटोस्टैटिन, तो ग्रोथ हार्मोन का भी रेगुलेशन होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी विच एक्ट्स ऑन द लिवर टू प्रोड्यूस IGF-1, और IGF-1 मीडिएट कर रहा है ग्रोथ किसकी? बोन्स और टिश्यूज़ की, जिससे नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, ज़्यादा हाइपर सेक्रीशन को प्रिवेंट किया जा रहा है। ये पूरा मैंने ग्रोथ हार्मोन में बता दिया था, और आज प्रोलैक्टिन भी करा दिया, उसकी भी एक्सेस देख लेते हैं। बाकी एक्सेस तो थोड़ी अलग है। प्रोलैक्टिन बेसिकली इनहिबिटरी कंट्रोल में है डोपामीन के, ये तो हो ही गया आज है ना, फ्रॉम हाइपोथैलेमस से डोपामीन के रिलीज पे डिपेंड करता है। सक्लिंग डिक्रीजेस डोपामीन, और प्रोलैक्टिन तभी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि डोपामीन इसको इनहिबिट कर रहा था, तभी लैक्टेशन पॉसिबल हो पाती है। एंडोक्राइन एक्सेस, ये सब का कंट्रोल लिंक होना क्यों ज़रूरी है? जैसे नॉर्मल, ये हायरार्की क्यों ज़रूरी है? जैसे नॉर्मल लोग और सुप्रीम कोर्ट में हायरार्की थी, तो रेगुलेट कर पाए ताकि हार्मोन का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से बेसिकली अप्लाई तो नॉर्मल लोगों पे ही होगा ना, तो हम पे कंट्रोल होना चाहिए, जो कि सैडली हमारी कंट्री में ज़्यादा है नहीं।
सो होम्योस्टैसिस और हार्मोन लेवल सही से मेंटेन होना चाहिए। वो हार्मोन खुद ही कहेगा भाई मेरा लेवल ज़्यादा हो रहा है, कम करो सिक्रीशन। जैसे कि वो नहीं होता, पानी की टंकी भर गई है कृपया मोटर बंद कीजिए, काइंड ऑफ ओजी थिंग। तो ऑपरेट बाय नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। सो इंटीग्रेट नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब कंट्रोल हो पा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यही थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट्स कंटिन्यू विद सम अदर यूनिट इन द नेक्स्ट वीडियो।